नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 29 मई 2024 है। स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले गांधी जी का एक कोट है, फ्रीडम इज नॉट वर्थ हैविंग इफ इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्रीडम टू मेक द मिस्टेक्स। क्या है इस कोट का मतलब? देखो, गांधी जी ने ये बोला था कि उस फ्रीडम का कोई मतलब ही नहीं जब देखो आपके पास ना गलतियां करने की फ्रीडम नहीं है। गांधी जी ने देखो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इंडिया के नॉन वायलेंट फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था, आपको पता ही है। और गांधी जी हमेशा ट्रुथ में विश्वास करते थे, नॉन वायलेंस में विश्वास करते थे और इंडिविजुअल फ्रीडम की पावर में विश्वास करते थे। गांधी जी का ये जो कोट है ना, वो हमें बताता है गलतियां करने की जो आज़ादी है ना, वो ओवरऑल फ्रीडम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि हम नए आइडियाज ट्राई कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपनी फेलियर से सीख सकते हैं। अगर गलतियों को करने की फ्रीडम नहीं होगी तो हम एक जगह पे फंस के रह जाएंगे और कुछ नया नहीं कर सकेंगे। आप देखो, स्टूडेंट का एग्जांपल लीजिए। अगर छोटी एज में किसी स्टूडेंट को फोर्स कर दिया जाए कि भाई तुम्हें यही करना है, तुम्हें इंजीनियरिंग की ही तैयारी करनी है या फिर डॉक्टर बनना है या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो शायद ना वो बच्चा बाद में उसे एहसास हो कि यार ये जो करियर है मेरे ऊपर ना इम्पोज कर दिया गया है। लेकिन स्टूडेंट को अगर बोला जाए कि भाई तुम अपने से ट्राई करके देखो, चीज़ों को समझ के देखो कि तुम्हारा पैशन कहाँ पे है, तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ पे है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, सोसाइटी के प्रेशर के चलते या फिर पेरेंट्स के डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रेशर के चलते कई बार स्टूडेंट ना उस करियर को परस्यू करते हैं जिनमें उनका मन नहीं लगता। लेकिन शुरुआती एज में ही स्टूडेंट को बोला जाए कि तुम अपनी मर्जी से एक्सप्लोर कर लो, गलती करो, लेकिन अपने इंटरेस्ट को परस्यू करो, तो वो फिर स्टूडेंट अच्छा भी करेगा, अपने मनपसंद का जो करियर होगा और उसमें उसका मन भी लगा रहेगा। ये तो देखो स्टूडेंट का एग्जाम्पल है, आप अलग अलग फील्ड में एग्जाम्पल ले सकते हो। और देखो, गलतियां करने की फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि इसके कंसिक्वेंसेस नहीं होंगे। जो भी हम गलतियां करें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही होती है और फेलियर से सीखना भी जरूरी है। समझ गए? तो ये कोट है, यूपीएससी पूछे तो आप ये सब चीजें लिख सकते हो। अब आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। पहला इशू काफी इंपॉर्टेंट है, मीडिया ट्रायल के बारे में। दूसरा इशू जो आज हम डिस्कस करेंगे वो टूरिज्म से संबंधित है। एक स्कीम पे फोकस है लेकिन टूरिज्म से संबंधित ओवरऑल पॉइंट्स भी मिलेंगे। स्कीम का नाम है हुनर से रोजगार। तीसरे नंबर पे इशू हम डिस्कस करेंगे इंडियन प्रिजन्स में मेंस्ट्रुअल हाइजीन का इशू। ये तो एक ऐसा इशू है जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मीडिया ट्रायल से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इशू। आप ना सिलेबस में जहां देखो एक तरफ जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, दूसरी तरफ इवन एथिक्स से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मीडिया ट्रायल का मतलब क्या है? देखो, आमतौर पे होता ये है कि जब भी कोई अपराध हो जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई मर्डर हो गया, तो पुलिस उस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस के द्वारा कोर्ट में केस प्रेजेंट किया जाएगा, ट्रायल चलेगा और जुडिशरी फैसला करेगी कि वास्तव में जिसको पुलिस ने आरोपी बनाया है क्या उसने वास्तव में अपराध किया है या नहीं किया है। किया है तो सज़ा सुनाई जाएगी, नहीं किया है तो जज जो है बरी कर देंगे आरोपी को जिसको पुलिस ने पकड़ा था। लेकिन देखो, अभी ना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, अभी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की या फिर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली, अभी कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ या फिर ट्रायल चल रहा है। मीनवाइल मीडिया अपना अलग से एक पैरेलल ट्रायल स्टार्ट कर देती है। आप यही एग्जांपल लीजिए, मर्डर हुआ, पुलिस ने अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की, लेकिन मीडिया किसी पर्सन को अपराधी साबित कर देती है, जो विटनेस है उनसे इंटरव्यूज करती है, अनवेरिफाइड न्यूज़ को बार बार रिपोर्ट किया जाता है, पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट किया जाता है। यानी कोर्ट ने अभी कन्विक्ट नहीं किया, उससे पहले ही मीडिया ने अपनी रिपोर्टिंग में कन्विक्ट कर दिया किसी आरोपी को और जजमेंट पास कर दी कि इसी ने अपराध किया है। तो मीडिया ने सबसे बड़ा एक प्रिंसिपल को हार्म किया कि जब तक देखो किसी के ऊपर अपराध साबित नहीं हो जाता तब तक वो इनोसेंट रहेगा। तो जुडिशरी ही फाइनली ये डिसाइड करेगी ना कि कोई अपराधी है या नहीं है, लेकिन जुडिशरी ने अभी डिसाइड नहीं किया, बट उससे पहले ही मीडिया ने ट्रायल चला के
लोगों की कोर्ट में यह साबित कर दिया कि यही अपराधी हैं। मैं आपको एक केस स्टडी देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। केसेस देखो बहुत सारे हैं, लेकिन एक केस स्टडी मैं आपको देता हूं। 2008 की ये बात है। एक छोटी बच्ची आरुषि तलवार, उसका मर्डर हो गया था। तो आरुषि तलवार का मर्डर हुआ ना, शुरुआत में मीडिया ने क्या किया, पुलिस ने थोड़ा सा लीक कर दिया कि शायद जो नौकर है हेमराज, उसने आरुषि की हत्या की है। तो मीडिया ने दिखाना स्टार्ट कर दिया कि नौकर ने बेटी को मारा और फरार पैसे लेके, इस प्रकार की न्यूज़ दिखानी स्टार्ट कर दी बिना किसी वेरिफिकेशन के। लेकिन बाद में कुछ ही घंटों के बाद पता लगा कि नौकर की जो लाश है, मतलब जो डोमेस्टिक स्टाफ था हेमराज, उसकी जो लाश है वो छत पर पड़ी मिली। इसमें पुलिस की भी बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन फिर मीडिया ने अपनी गलती माने बिना रिपोर्ट्स दिखानी स्टार्ट कर दी कि जो आरुषि के पेरेंट्स हैं वो दोषी हैं, उन्होंने अपराध किया है। मीडिया ने बार बार ऐसी न्यूज़ दिखाई कि पति पत्नी के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं थे। आरुषि के बारे में गलत गलत न्यूज़ दिखाई कि उसका हेमराज के साथ में रिलेशन था। मतलब जो गन फैलाया जा सकता था ना मीडिया के द्वारा, वो गन फैलाया गया। इवन देखो, कोई एक्सपर्ट है, फोरेंसिक एक्सपर्ट है, उसको पकड़ के ले आए, उसकी ओपिनियन मांग ली और एक्सपर्ट ने जो ओपिनियन दी उसको फैक्ट के तौर पे प्रेजेंट किया गया मीडिया के द्वारा कि ऐसा ही होता है। ओपिनियन और फैक्ट में देखो डिफरेंस होता है। ओपिनियन सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन फैक्ट चेंज नहीं होता। अब मीडिया ट्रायल से देखो होता ये है, जहां एक तरफ जनता मैनिपुलेट हो जाती है, जनता मानने लगती है कि मीडिया जो दिखा रही है वही सही है, लेकिन दूसरी तरफ इवन जुडिशरी पर भी काफी बार प्रेशर आ जाता है। जुडिशरी पर प्रेशर आ जाता है कि पब्लिक की ओपिनियन में जो दोषी है उसके खिलाफ ही फैसला सुनाया जाए। बर्डन आ जाता है जजेस के ऊपर भी कि पब्लिक ओपिनियन से हट के वर्डिक्ट ना सुनाया जाए। राइटर कहते हैं देखो, मीडिया ट्रायल की शुरुआत ना 1960s में के.एम. नानावती केस से स्टार्ट हुई थी। के.एम. नानावती केस, इस पे अक्षय कुमार की मूवी भी बनी है, रुस्तम मूवी, जिसमें एक नेवल कमांडर अपने पत्नी के प्रेमी की हत्या कर देते हैं। प्रेम आहूजा नाम था, शायद आपने सुना हो, अक्षय कुमार की मूवी है रुस्तम। तो इस पर ना बहुत ज़्यादा मीडिया ने ना रिपोर्ट्स पब्लिश की थी। तब से ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया मीडिया ट्रायल का। मीडिया केस को सनसनीखेज बनाकर दिखाती है, एंटरटेनमेंट देना उनका मकसद होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी रिपोर्ट्स को देखें, बस यही इंश्योर करना उनका मकसद होता है। जस्टिस से मीडिया का कई बार कोई लेना देना नहीं होता। इस प्रकार से वो न्यूज़ पब्लिश करते हैं, कोई बैलेंस इस्टेब्लिश नहीं करते। इवन जिसको वो दोषी साबित करते हैं उसका पक्ष भी जानने की कोशिश नहीं करते। बहुत बार ऐसा होता है। आपको और एग्जाम्पल देता हूँ, सुशांत सिंह केस राजपूत में जो लड़की थी रिया चक्रवर्ती, उसको मीडिया ने पूरी तरह से दोषी साबित कर दिया अपने मीडिया ट्रायल में, और बहुत ज़्यादा करेक्टर असैसिनेशन वाली न्यूज़ रिया चक्रवर्ती के बारे में दिखाई गई। बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन मीडिया ने एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी कि हमने इतना ज़्यादा गलत बोला आपके बारे में और आप अब बरी हो चुकी हो कोर्ट से, तो हमसे गलती हुई। एक बार भी मीडिया ने माफ़ी नहीं मांगी। और आरुषि तलवार वाले केस की हम बात कर रहे थे ना, मीडिया ने इतना कुछ दिखाया आरुषि के पेरेंट्स के बारे में कि 2013 में ना सीबीआई कोर्ट ने इनके पेरेंट्स को ना दोषी साबित कर दिया। बाद में लेकिन 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को बदल दिया और कहा कि आपके पास में प्रॉपर एविडेंस ही नहीं है, आप आरुषि के पेरेंट्स को कैसे दोषी बता सकते हो। तो कुछ लोगों ने बोला कि 2013 में जो सीबीआई कोर्ट ने फैसला लिया वो मीडिया ओपिनियन के दबाव में आके लिया। मीडिया ट्रायल से देखो, जहां जुडिशरी पे तो बर्डन आता ही है, लेकिन दूसरी तरफ देखो आप उनके बारे में सोचिए जिनका ट्रायल चल रहा है मीडिया में, उनकी फैमिली पर क्या बीतती होगी। जैसे रिया चक्रवर्ती है, उनकी फैमिली पे क्या बीतती होगी। बेसिक प्रिंसिपल है ये, तो जस्टिस का बेसिक प्रिंसिपल है कि आप किसी को गिल्टी नहीं मान सकते जब तक कि अपराध साबित ना हो जाए। आप उसे इनोसेंट ही मानोगे जब तक अपराध साबित ना हो जाए। हर किसी को देखो फेयर ट्रायल का राइट है, हर किसी को डिग्निटी के साथ में जीने का अधिकार है, लेकिन जब मीडिया ट्रायल चलाती है तो वो पर्सन से इन अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। बाद में चाहे बेशक देखो कोर्ट बरी कर दें, लेकिन
मीडिया ट्रायल की वजह से जो रेपुटेशन खराब हुई, क्या वो वापस आ सकती है? क्या जो ट्रामा फेस किया, क्या वो वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। इवन राइट टू प्राइवेसी, जो अब एक फंडामेंटल राइट है, वो भी वायलेट होता है मीडिया ट्रायल की वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी देखो मीडिया ट्रायल के खतरे को माना, और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ना 2013 में यूनियन होम मिनिस्ट्री को ना ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन होम मिनिस्ट्री को बोला कि यार आप लोग ना एसओपी जारी कीजिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे ना, तो वो मीडिया के साथ कैसे डील करना है उनको, इसके लिए आप गाइडलाइंस जारी कीजिए। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ना पुलिस ऑफिशियल्स के लिए काफ़ी सारी गाइडलाइंस जारी की थी। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूं। सबसे पहले, आप ना सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन शेयर करोगे मीडिया के साथ में, लिमिटेड इंफॉर्मेशन। दूसरे नंबर पे, आप ना सिर्फ फैक्चुअल डिटेल्स मीडिया के साथ शेयर करोगे। किसी केस में जुड़े किसी विटनेस ने कोई ओपिनियन दी है, वो आप मीडिया के साथ नहीं शेयर करोगे, सिर्फ फैक्चुअल डिटेल्स शेयर करोगे, ओपिनियन नहीं। तीसरे नंबर पे, जो एक्यूज्ड है उसकी आइडेंटिटी को आप प्रोटेक्ट करोगे। चौथे नंबर पे, जब तक देखो जुडिशरी फाइनली दोषी साबित नहीं करती है आरोपी को, तब तक वो इनोसेंट रहेगा। आप इस बेसिक प्रिंसिपल को मानोगे, समझ गए। और सबसे लास्ट में, पुलिस ना कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देगी मीडिया में जिसके बेस पे मीडिया जो है वो ट्रायल स्टार्ट कर दे। कई बार ना पुलिस वाले कुछ कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं जब केस चल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है, तो फिर मीडिया मान लेती है कि पुलिस ने बोला है लग रहा है, तो मतलब अब यही बात सच है, ये फैक्ट बन चुका है। तो पुलिस को बोला गया कि आप ना जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट ना दो जिसकी सहायता से मीडिया जो है वो मीडिया ट्रायल स्टार्ट कर दे और रिपोर्ट दिखाना स्टार्ट कर दे। तो ये सारी गाइडलाइंस यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जारी की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो इस प्रकार से देखो, अभी तक के आर्टिकल में ना आपने मीडिया ट्रायल के नुकसानों के बारे में जाना, बट देखो यहां पे ना मीडिया ये बोलती है कि भैया आप हमें रोक नहीं सकते, हमारे पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 के तहत, हम न्यूज भी ना दिखाएं क्या? ये मीडिया का कहना है। तो ना दो राइट्स के बीच में यहां पे टकराव है। एक तरफ है आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और दूसरी तरफ है राइट टू फेयर ट्रायल जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। मीडिया का कहना है देखो हम जब न्यूज दिखाएंगे ना, तभी पावरफुल और अमीर लोगों की जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स की जा सकती है। जैसे देखो मीडिया का कहना है, अभी हाल ही में पुणे में जो केस सामने आया, आप सबने शायद सुना भी होगा। मैं इस पे एक वीडियो बनाने की सोच भी रहा था, क्योंकि द हिंदू या फिर किसी दूसरे न्यूज़पेपर में ना कोई अच्छा आर्टिकल इस पे आया नहीं। न्यूज़ तो काफ़ी छपी, एनालिसिस नहीं आया। इस केस में क्या था, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। 18 साल से कम उम्र का एक लड़का जिसका 12वीं का रिजल्ट आया, वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए एक होटल में गया। वहाँ पे उसने शराब पी। शराब पीने के बाद रात को 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गाड़ी चला रहा, महंगी गाड़ी, और दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी। दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एज 24 के आसपास। अब देखो इस केस में हुआ क्या, पुलिस स्टेशन में केस गया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, और रात को ही, एक्सीडेंट के बाद रात को ही उस बच्चे को छोड़ दिया गया। बल्कि जज ने तो उस बच्चे को ना एक ऐसे लिखने के लिए कहा इस इंसिडेंट के बारे में, यह पनिशमेंट दी गई, और वहां 2 लोगों की जान चली गई। उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी, सिर्फ इसलिए कि बच्चे का जो परिवार था वो काफी ज्यादा अमीर था। लेकिन देखो फिर मीडिया ने न्यूज दिखानी स्टार्ट की इस पूरे प्रकरण में, और धीरे धीरे सरकार हरकत में आई, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई। लड़के के जो फादर थे उनको अरेस्ट किया गया, इवन दादा को भी अरेस्ट किया गया, क्योंकि वो केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे। इवन लड़के की जो मदर थी वो भी ड्राइवर को फोर्स कर रही थी कि तुम अपराध अपने सर पर ले लो। 2 डॉक्टर्स जिन्होंने ब्लड सैंपल चेंज कर दिए उस लड़के के, ताकि ये साबित ना हो कि उस लड़के ने शराब पी थी, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अगर देखो जनता ना जागती, सोशल मीडिया में ना आता, या फिर मीडिया ना दिखाती, तो क्या
इस केस में जस्टिस हो पाता, शायद नहीं हो पाता। तो मीडिया का ये कहना है कि भैया हम न्यूज़ दिखाते हैं तो इससे जो पावरफुल और अमीर लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, पुलिस एक्शन लेती है। अगर हम नहीं दिखाएंगे ना तो पुलिस उनको छोड़ देगी। तो इस पर देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना आर के आनंद वर्सेस रजिस्ट्रार दिल्ली हाई कोर्ट केस में ये कहा था कि जो कॉन्करेंट ट्रायल मीडिया के द्वारा किया जाता है ना उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है और ये कन्फ्लिक्ट पैदा करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू फेयर ट्रायल के बीच में। अगर मीडिया के पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो वो देखो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब उसमें एक्सेप्शन भी हैं। आर्टिकल 19 में एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे आर्टिकल 19(2) में एक्सेप्शन बताई हुई है कि आप डिसेंसी बरतोगे, डिफेमेशन नहीं करोगे। अगर ये दोनों मीडिया करती है तो मीडिया को रोका जा सकता है, समझे। इस इशू पे बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लैरिफाई भी किया था। देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरी तरफ राइट टू फेयर ट्रायल। अगर दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट आता है ना तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाले राइट को, ये बोला गया दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। अब इसके बाद देखो एक और केस है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी नीलेश नवलखा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में। ये पहला मौका था जब कोर्ट ने ना मीडिया के लिए गाइडलाइंस जारी की कि आप मीडिया ट्रायल मत चलाइए। स्पेसिफिक गाइडलाइंस ये जारी की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि ना आप जो विक्टिम है उसकी प्राइवेसी मेंटेन करोगे, उसकी डिग्निटी मेंटेन करोगे, केस से संबंधित सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पब्लिक में रिलीज नहीं करोगे, और अगर किसी आरोपी ने इन्वेस्टिगेटर के सामने अपना कन्फेशन किया है तो उसे पब्लिश नहीं करोगे। केस से जुड़े किसी पर्सन को आप इंटरव्यू नहीं करोगे जब तक मामला जो है वो कोर्ट के अंदर है, केस चल रहा है। इंसिडेंट्स को आप बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करोगे, सिर्फ व्यूज गेन करने के लिए सनसनीखेज नहीं बनाओगे, सिर्फ टीआरपी गेन करने के लिए। इसके अलावा प्रेस ना स्टोरीज डिलीवर करेगा बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में और जेन्युइन फॉर्म में, किसी प्रकार का कोई डिस्टोर्शन नहीं करेगा। इवन देखो 17th लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, 200वीं रिपोर्ट है, इसमें भी बोला गया कि ना कुछ एक्ट्स को अपडेट करने की आवश्यकता है, जैसे प्रसार भारती 1990, केबल नेटवर्क एक्ट 1995, इनको अपडेट करने की आवश्यकता है ताकि डिजिटल ईरा के हिसाब से अपडेटेड हो ये एक्ट। इवन देखो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, इनका भी जो रेगुलेशन है ना वो कंपलसरी होना चाहिए, ना कि डिस्क्रिशनरी कि मन आया तब रेगुलेशन किया अदरवाइज नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है कि देखो ये बात सच है, डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है मीडिया और एक इंपॉर्टेंट वॉचडॉग है डेमोक्रेसी में, बट कई बार ना मीडिया अपनी पवित्र ड्यूटी से भटक जाता है, अपने रास्ते से भटक जाता है और खुद ही जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूटिव हर एक रोल मीडिया अख्तियार कर लेता है, फ्रीडम को अब्यूज़ करने लगता है, फ्रीडम का मिसयूज़ करने लगता है। तो ये देखो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो मीडिया को अपनी ओरिजिनल ड्यूटी देश के प्रति परफॉर्म करनी चाहिए, इससे समाज का भला होगा, देश का भला होगा। तो ये पूरा इशू हमने डिटेल से समझा, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल टूरिज्म से संबंधित है, बिजनेस लाइन का आर्टिकल है। वैसे देखो हुनर से रोजगार स्कीम पे फोकस किया गया है इस आर्टिकल में, लेकिन टूरिज्म टॉपिक से संबंधित हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 2006 में ना मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक स्कीम लॉन्च की थी, हुनर से रोजगार तक, स्किल से एम्प्लॉयमेंट। क्या है ये स्कीम? देखो जो स्कूल ड्रॉप आउट है ना, जैसे महेश है, महेश ने 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद उसने स्कूल छोड़ दिया 9वीं में या 10वीं में या 11वीं में, तो ना महेश को सरकार पकड़ेगी और बोलेगी भैया तुम ऐसे आवारा मत घूमो, तुम्हारी ट्रेनिंग हम करवाते हैं। ट्रेनिंग हम करवाएंगे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। मतलब जैसे देखो सरकार ने ना काफ़ी सारे होटल्स के साथ में, होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स के साथ में, एनजीओज के साथ में ना टाई अप करके रखा है कि भाई हम आपको ना युवा लोग देंगे जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, आपका काम है आप ना इन युवाओं को यानी स्कूल ड्रॉप आउट्स को 6 से 8 हफ्ते की ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए। ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए, जैसे देखो आप उनको शेफ़ बना दो, खाना बनाना सिखा दो, या फिर जैसे होटल्स में हाउस कीपिंग जो स्टाफ होता है ना उसकी ट्रेनिंग दे दो,
या फिर उससे भी ज़्यादा रेस्टोरेंट वगैरह में शेफ का असिस्टेंट, प्लेट्स वगैरह लगाना, मतलब कोई भी काम हो सकता है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से संबंधित। आप इस प्रकार की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दो स्कूल ड्रॉप आउट्स को 6 से 8 हफ्तों की, और पैसे हम देंगे, पैसे सरकार देगी होटल मैनेजमेंट के उन इंस्टीट्यूट्स को या फिर होटल्स को जिनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जो महेश जैसे लोग हैं ना, जो 6 से 8 हफ्तों की ट्रेनिंग करेंगे, उन्हें ना स्टाइफंड भी मिलेगा 2000 पर मंथ। तो स्कीम देखो बहुत जबरदस्त है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्मल सेक्टर में एंटर करेंगे इस स्कीम की सहायता से। जब उन्हें स्किल मिल जाएगी, उन्हें और बहुत बेसिक चीज़ें भी सिखाई जाएंगी, कैसे टीम में कैसे काम करना है, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल, जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ में कैसे बातचीत करनी है, समझ गए। मतलब अगर कोई डिफ़िकल्टी आ जाए वर्क प्लेस के दौरान, काम के दौरान, तो कैसे उसे हैंडल करना है, ये सारी जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, वो भी सिखाई जाएंगी इस कोर्स के दौरान। तो सरकार का मकसद ये था, एक तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पैदा होगा इससे, और बहुत सारे लोग अनऑर्गेनाइज से मेन स्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट हासिल करेंगे। स्किल हासिल करने के बाद उनकी बड़े बड़े होटल्स में नौकरियां लग जाएंगी, मतलब ज़्यादा लोग फॉर्मल सेक्टर में एंटर करेंगे। सरकार ने ना इस स्कीम के लिए 30 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। 2006 के बाद से ये स्कीम चल रही है। लेकिन देखो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में ना इस स्कीम की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इंक्लिनेशन ज़्यादा है। तो राइटर कहते हैं हम ना इस स्कीम का थोड़ा स्वोट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और जो स्वोट एनालिसिस है वो टूरिज्म के अन्य टॉपिक्स पे भी अप्लाई होता है। पहला पॉइंट राइटर देते हैं, नाम अच्छा है। ये तो कोई खास पॉइंट नहीं हुआ, हुनर से रोजगार, नाम अच्छा है, अपीलिंग है। लेकिन हाँ, दूसरा वीकनेस देखिए, ब्यूरोक्रेटिक ना डिले काफ़ी होता है इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में। जैसे कई सारे एरियाज में ना अभी भी सरकार ने ना होटल मैनेजमेंट के संस्थानों के साथ में टाई अप नहीं किया है। मामला बहुत ढीला चल रहा है। कुछ रीजन्स, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे यूथ इस प्रकार की ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, स्किल हासिल करना चाहते हैं, बट अब सरकार ढीली है, वहां पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया है, टाई अप नहीं हो पाया है इंस्टीट्यूट्स के साथ में। कई जगह देखो ऐसी भी चीजें हैं कि टाई अप हो गया, बट जो संस्थान हैं वो खुद ही ढीले हैं, उन्होंने अभी तक करिकुलम नहीं डिसाइड किया है, ट्रेनिंग देना स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन सरकार के साथ में एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है। अगर अप्रूवल लेना है कोई सरकार से तो वो ऑनलाइन अप्रूवल लिया जा सके, जल्दी चीज़ें हो जाएं, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। अभी भी बहुत सारे यूथ ऐसे हैं, स्कूल ड्रॉप आउट हैं, उनको ना पता नहीं है स्कीम के बारे में कि हाँ ऐसी भी कोई स्कीम है जिसमें 6 से 8 हफ्तों की हम फ्री ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, स्टाइफंड भी मिलेगा 2000 रुपये का। तो ना अवेयरनेस सरकार फैलाए इस स्कीम के बारे में, और लोकल लैंग्वेज में फैलाए। जैसे पंजाब में इस स्कीम को अगर हमें फैलाना है, लोगों को अवेयर करना है इस स्कीम के बारे में, तो पंजाबी में अवेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्कीम के बारे में पता लगे। फिर देखो राइटर ये बोलते हैं, सरकार ना इतना सख्ताई से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है कि ना जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं ना वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। जैसे सरकार कहती है हम पेमेंट बाद में देंगे, लास्ट की 20% पेमेंट हम तभी देंगे जब जिसको आपने ट्रेनिंग दी है उसको कोई एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। तो इस प्रकार से ना थोड़ी कंडीशंस स्ट्रिक्ट है, इसलिए जो सरकारी होटल मैनेजमेंट के संस्थान है ना सिर्फ वही आगे आ रहे हैं इस स्कीम में टाई अप के लिए, और उनकी तो आपको पता है मजबूरी होती है। तो सरकार ना स्कीम को थोड़ा और अच्छा बनाए ताकि प्राइवेट जो होटल मैनेजमेंट के संस्थान है ना वो भी आगे आए इस स्कीम में हिस्सा लेने के लिए, समझे। अब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। अपॉर्चुनिटीज देखो सबसे पहले तो यही है, जो लेस एजुकेटेड यूथ हैं जिन्होंने एजुकेशन बीच में छोड़ दी, उनको ब्रीफ ट्रेनिंग के बाद में फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, टूरिज्म और ज़्यादा बूस्ट होगा, और ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, और टूरिज्म सेक्टर में ज़्यादा जॉब जनरेट होती हैं। तो देखो सरकार को फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू तो मिलता ही है, बट इसके साथ साथ हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, हमारी जो विरासत है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाते हैं। विदेशी पर्यटक आते हैं और कुछ लोग तो गाइड भी बनेंगे ना,
तो वो हमारी विरासत के बारे में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और वैसे भी सरकार अब ना तैयारी कर रही है ओलंपिक 2036 के लिए या फिर यूथ ओलंपिक 2029 के लिए। तो इस स्कीम को अगर बेहतर ढंग से सरकार इंप्लीमेंट करती है तो ये बड़े बड़े इवेंट्स सब जब सरकार ऑर्गेनाइज करेगी ना, तो पहले से स्किल्ड यूथ की जो फौज है सरकार पहले से तैयार कर सकती है। अदरवाइज देखो ऐसा हो जाएगा, जब ये वास्तव में ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज होंगे, बहुत सारे विदेशी लोग भारत में आएंगे, लेकिन भारत में स्टाफ की कमी होगी, ऐसे लोगों की कमी होगी जो ट्रेंड हैं, जो स्किल्ड हैं, जो इतने सारे विदेशी पर्यटकों को हैंडल कर सकें। फिर राइटर बोलते हैं देखो रिस्क ये है कि जो टूरिज्म सेक्टर है ना, उसमें कई बार शौक आते हैं। जैसे पेंडेमिक आया, पेंडेमिक के बाद वो टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से ठप हो गया था। यूक्रेन रशिया वार, इजराइल पैलेस्टीन वार, इन्होंने भी टूरिज्म सेक्टर को डिसरप्ट किया, नुकसान पहुंचाया। और ज़्यादा टूरिस्ट देखो तब आएंगे जब आप ना टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे पूरी तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर कर पाते हो। एक हादसा हो जाए ना, जैसे एक केस सामने आया था, आपको याद होगा, स्पेन की एक महिला जो पूरा वर्ल्ड टूर कर रही थी अपने पति के साथ, उसने आरोप लगाया कि झारखंड के दुमका में मेरे साथ रेप किया कुछ युवकों ने। तो देखो जब ऐसी घटनाएं भारत में सामने आएंगी तो पूरे भारत में टूरिज्म पे असर पड़ता है। फिर वर्ल्ड में ऐसी परसेप्शन बनती है कि भाई भारत तो जो है वो सेफ नहीं है विजिट करने के लिए, समझे। इसके अलावा देखो सरकार को ना टूरिज्म में इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी अच्छी हो। कई बार ना लोग शहरी लाइफ से ना दुखी होके थोड़ा नेचर की तरफ जाना चाहते हैं, बट देखो लोगों की टेंडेंसी ऐसी होती है कि हमें ना जगह ऐसी भी मिले थोड़ी नेचुरल हो, लेकिन फैसिलिटी शहरों जैसी मिले। जैसे कनेक्टिविटी अच्छी हो, एसी हो, जो फैसिलिटी शहरों में मिलती है वैसी फैसिलिटी हमें नेचर के करीब मिले। तो यहाँ पे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने की आवश्यकता महसूस होती है। लास्ट में राइटर बोलते हैं अगर देखो टूरिज्म में सरकार इन्वेस्ट करती है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट खराब नहीं जाती, उसके सरकार को अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, रोजगार पैदा होता है। और इसलिए टूरिज्म इकोसिस्टम को ना इंप्रूव करने की आवश्यकता है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके या फिर दूसरे जो भी पब्लिक या प्राइवेट संस्थान हैं उनके साथ मिलके। देखो एक चीज़ वैसे मैं आपको बताऊं, हालांकि पहले भी बताई थी, मुझे तो ट्रैवल करने में बहुत इंटरेस्ट है और मैंने आपको काफ़ी बार बताया भी है। इंडिया में ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में मैं जा चुका हूँ और 3-4 देशों की यात्रा भी की है। बट देखो हमारे देश में जितनी सुंदरता है ना, चाहे वो केरला हो, गोवा हो, नॉर्थ ईस्ट हो, कई बार ना उतनी सुंदरता जो वर्ल्ड की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना वहाँ पे नहीं है। जैसे बाली है इंडोनेशिया में, लेकिन ना उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छे से हुई है, वहाँ पे टूरिज्म डेवलप अच्छे से हुआ है और लोगों का जो नज़रिया है ना टूरिस्ट के प्रति वो भी सही है। हमारे देश में ना मार्केटिंग अच्छी करने की जरूरत है, थोड़ा लोगों का जो नज़रिया है टूरिज्म की तरफ वो चेंज करने की आवश्यकता है। टूरिस्ट को कैसे हैंडल करना है वो थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है, ताकि टूरिस्ट ना हमारे देश में आके सहज महसूस करें, सेफ महसूस करें, सिक्योर महसूस करें। तो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन प्रिजन्स में मेंस्ट्रुअल हाइजीन से संबंधित है। आप ना सिलेबस के जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बेसिक मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मतलब क्या है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मतलब देखो ये है, मेंस्ट्रुएशन को क्लीन, सेफ और डिग्निफाइड मैनर में मैनेज करना। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन में ना वो सारी प्रैक्टिसेस, वो सारे प्रोडक्ट्स, वो सारी एजुकेशन यानी जानकारी आ जाती है जिससे कि कोई भी महिला मेंस्ट्रुएशन को क्लीन, सेफ और डिग्निफाइड मैनर में मैनेज कर सके। और देखो एक चीज़, ये जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है ना, ये हर एक महिला का अधिकार है, लेकिन इंडिया की जेल्स में ना महिलाओं के लिए ये जो अधिकार है ना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जेल्स में आपको पता है बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है और बेसिक नेसेसिटीज़ भी उपलब्ध नहीं हो पाती। जैसे पानी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, बाथरूम सिर्फ 2 हैं, ज़्यादा नहीं है। थोड़ा डेटा देख लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग इंडियन जेल्स में 23,772 महिलाएं हैं।
एक सेकंड रुकिए, इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको समझने के लिए बता देता हूँ, कहीं और यूज हो जाए क्या पता। इंडियन जेल्स में अभी 23,772 महिलाएं हैं, जिसमें से 77% रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती हैं, यानी उनकी एज 18 से 50 के बीच में है। इसका मतलब ये है कि ये महिलाएं जो हैं रेगुलर पीरियड से गुजरती हैं, लेकिन ना जेल में इवन बेसिक चीज़ें सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह भी अवेलेबल नहीं हो पाते। और जो जेल है ना, बहुत बार एनजीओज़ के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि कोई एनजीओ हमें नैपकिन्स वगैरह डोनेट कर दे, उससे जेल में जो महिलाएं बंद हैं उनका काम चल जाए। तो एक तरफ देखो क्वांटिटी इनकंसिस्टेंट रहती है, कभी आए कभी नहीं आए, और दूसरी तरफ क्वालिटी भी ख़राब होती है। समझ गए? हिमानी गुप्ता जो ऑथर है ना, उन्होंने स्टडी की, तो वो अपनी स्टडी में बताती हैं कि मैं ना महाराष्ट्र की एक जेल में गई, वहाँ पे ना मैंने देखा जो बेसिक चीज़ें हैं ना, पानी, ये सब भी अवेलेबल नहीं था। मतलब जैसे बहुत सारे कैदियों के लिए, महिला कैदियों के लिए सिर्फ 2 बाथरूम थे, वहीं पे कपड़े धोने हैं, वहीं पे सारा काम करना है। तो किसी को जल्दबाजी में अगर मतलब चेंज करना पड़े पैड, तो भी बहुत सारी दिक्कत आए। ये सब हिमानी गुप्ता यानी राइटर ने अपनी रिसर्च में बताया। और ये सिर्फ देखो एक जेल की बात नहीं है, देश के सभी जेल्स में अमूमन यही सिचुएशन है। तो ना इससे ना एक इशू इमर्ज होके आता है, पीरियड पुवर्टी। क्या मतलब है? अगर यूपीएससी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीरियड पुवर्टी, इसका मतलब देखो ये है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन संबंधित प्रोडक्ट्स हैं ना, या फिर एजुकेशन है, उनका ना पहुंच पाना, तो इसे बोलेंगे पीरियड पुवर्टी। यानी पैसे ना होने की वजह से या फिर गरीबी की वजह से महिला तक मेंस्ट्रुअल हाइजीन से संबंधित जो प्रोडक्ट्स है या फिर अवेयरनेस है वो नहीं पहुंच पाई। तो पीरियड पुवर्टी काफ़ी ज़्यादा इमर्ज होकर आता है जेलों में। इस इशू को एड्रेस करने के लिए ना सरकार ने कुछ स्कीम्स देखो लॉन्च की हैं, अच्छी स्कीम्स हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम सरकार ने लॉन्च की। इसके अलावा सरकार सुरक्षा सुविधा नैपकिन्स भी प्रोवाइड कर रही है, ₹1 पर नैपकिन के रेट के हिसाब से। और इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम में जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो फ्री या फिर सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पे प्रोवाइड किए जाते हैं। अक्षय कुमार की एक मूवी भी आई थी इस इशू पे, पैडमैन। बट देखो इस स्कीम का जो लाभ है ना, रूरल एरियाज तक तो पहुंच रहा है, लेकिन जेलों तक नहीं पहुंच रहा है। जेलों में जो महिलाएं हैं वो नैपकिन्स को नहीं एक्सेस कर पा रही हैं, ये एक बड़ा इशू है। तो क्या करना चाहिए? देखो सबसे पहली चीज़, अगर जेलों में महिलाओं को मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोवाइड करनी है ना, तो सबसे पहले आपको ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को एक स्टेक होल्डर बनाना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जेलों से संबंधित गाइडलाइंस जारी करती हैं। वैसे जेल जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करके रखती हैं, जैसे तिहाड़ जेल है वो दिल्ली सरकार मेंटेन करके रखती है, बट गाइडलाइंस यूनियन होम मिनिस्ट्री जारी कर सकती है। तो कम से कम आप यूनियन होम मिनिस्ट्री को एक स्टेक होल्डर तो बनाओ ना। दूसरे नंबर पे पॉइंट आता है, देखो अगर नैपकिन्स दे भी दिए गए, लेकिन अगर पानी नहीं आ रहा है और वॉशरूम ही नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसलिए ना स्टेट गवर्नमेंट्स जो जेलें मेंटेन करती हैं उनको ना मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 को फॉलो करना चाहिए। मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016, जिसमें बताया गया है कितने कैदियों के लिए कितने वॉशरूम होने चाहिए, ये सब देखो मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016, तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर देखो हेल्थ अथॉरिटीज़ और जेल एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में ना कोलैबोरेशन होना चाहिए। हेल्थ अथॉरिटीज़ जेल एडमिनिस्ट्रेटर को बताएंगे कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और कैसे जेल में बंद जो महिला कैदी हैं वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन सर्विसेज को अवेल कर सकती हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स की उनको आवश्यकता है। तो कोलैबोरेशन होना ज़रूरी है, जेल एडमिनिस्ट्रेटर एक तरफ और हेल्थ अथॉरिटीज़ दूसरी तरफ। इसके अलावा देखो जो जेल में बंद महिला कैदी हैं ना, उन पर थोड़ा और रिसर्च होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रैक्टिस करते वक्त वो और क्या क्या इश्यूज फेस करती हैं, ताकि और जो भी गैप्स हैं उनको फिल किया जा सके, मतलब जो भी कमियां हैं उन्हें एड्रेस किया जा सके। और देखो ये भी नोट करना इम्पोर्टेंट है कि जेल में
बंद पैदियों का जो ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन का इशू है ना, ये सिर्फ प्रोडक्ट को पहुंचाने तक नहीं है, बल्कि उन महिला कैदियों की डिग्निटी और उन महिला कैदियों के ह्यूमन राइट्स का भी इशू है। समझे? कई बार प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो जेल एडमिनिस्ट्रेटर हैं मना कर देते हैं कि नहीं है प्रोडक्ट्स। तो इसलिए थोड़ा स्टाफ को भी सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में क्वेश्चंस आप देख लीजिए। क्वेश्चन देखो, आपको आज एक ही अटेम्प्ट करना है मीडिया ट्रायल से रिलेटेड। 250 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं कल एक नई एनर्जेटिक डिस्कशन के साथ। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं कल।